हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लेसन नंबर 4 वायु, जो ज्योग्राफी के 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले का हमने 1 2 3 कर लिया है। जिसने नहीं किया है वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर केबीएस के एग्ज़ाम में ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और भी दूसरे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक टेक्स्ट बुक भी ले लीजिए, एक नोटबुक भी ले लीजिए, ताकि आप क्या करें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखना स्टार्ट करें। क्योंकि आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हम पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, हम समरी पढ़ते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुरंत ही लिख के रख लेना है आगे पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है ना, उसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी जो है हमारी, फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो है चारों तरफ किससे ढकी हुई है, चारों तरफ वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ है, अब यहाँ पे क्या है, वायु की चादर। ठीक है, तो ये चारों तरफ क्या है, इसका वायु है। क्या है, वायु। पर ये वायु दूसरी जगह पे क्यों नहीं उड़ जाता या दूसरी जगह पे क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से जो पृथ्वी है वो क्या करती है, वायु को अपने तरफ खींच के रखती है, जिसके वजह से वायु जो है उसके मतलब कि उसके इधर गिधर ही क्या करता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो जो हमारा पृथ्वी है वो चारों तरफ से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हमने प्रीवियस वाले क्लास में ही पढ़ लिया था, है ना। और जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सबको क्या चाहिए, वायु तो चाहिए ही, है ना। क्योंकि ये जो वायु है वो क्या प्रदान करता है, हमें सांस लेने के लिए एक प्रॉपर जो गैस चाहिए हमें वो प्रदान करता है ना। तो जो वायु है ये क्या करता है, सांस लेने के लिए हमें वायु प्रदान करता है। इसके अलावा सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे जो हानिकारक रेज निकलती हैं उससे भी हमारा क्या करता है, वो रक्षा करता है। ठीक है, अगर यही जो सुरक्षा की जो चादर है, अगर ये न हो तो फिर क्या होगा, दिन के समय क्या होगा, सूर्य की गर्मी से तप्त होकर हम क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। और वही रात के समय ठंड से क्या हो सकता है, हम जम सकते हैं। ठीक है, तो यह जो वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है ना। तो ये वायु ही है जिसके वजह से हम पृथ्वी पर इतने आराम से रह पाते हैं। वरना वायु जो हमारा सूर्य है, इसके तापमान को तो हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, है ना। चलिए देखते हैं वायुमंडल का संगठन, मतलब वायुमंडल का जो संगठन है वो किससे किससे हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि जो वायु है उसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं। पहले बचपन से ही पता है हम लोगों को, है ना। और वास्तव में क्या होता है, ये अनेक गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। सिर्फ हवा, मतलब कि सिर्फ हवा थोड़ी है उसमें, हवा में क्या है, बहुत सारे गैसेस है। जैसे कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एवं हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस भी पाई जाती है, बट ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा हवा में और क्या होता है, गैसों के अलावा धूल के छोटे मोटे क्या होते हैं, कण भी होते हैं। जैसे आपने हवा को फील किया होगा, है ना, तो आँखों में हमारी धूल मिट्टी चली जाती है, तो जो हवा है उसमें धूल मिट्टी भी छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा जो हवा में गैस होती है वो होता है आपका नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट है, 78%, और ऑक्सीजन कितना है, 21%, है ना। इसके बाद अलग अलग गैसेस उसमें होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नाइट्रोजन गैस है ना, वो क्या करती है, नाइट्रोजन गैस
हवा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ठीक है, तो हमारा फेफड़ों में क्या होता है, अब हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ ऑक्सीजन वाला गैस ही हमारे अंदर जा रहा है, नहीं, क्योंकि हवा में तो अलग अलग गैसेस भी मौजूद है ना। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तब हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़ों में नाइट्रोजन भी चला जाता है। ठीक है, और फिर जब हम निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो बाहर निकल भी जाता है। ठीक है, परंतु जो पौधे होते हैं ना, तो पौधों के लिए, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। नाइट्रोजन किसको चाहिए, पेड़ पौधों को चाहिए होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा वायु से नाइट्रोजन नहीं लेते, हवा से नाइट्रोजन नहीं लेते, किससे लेते हैं, तो जो मिट्टी है या फिर कुछ पौधों के जो जड़ होते हैं ना, उनमें रहने वाले जो जीवाणु हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उससे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। ठीक है, जिससे पौधे इसका प्रयोग करते हैं। तो समझ में आ गया। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है किसके लिए होता है, पेड़ पौधों के लिए होता है। पर पेड़ पौधे क्या करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन हवा से नहीं लेते हैं, वो मिट्टी के थ्रू लेते हैं या फिर जो जीवाणु होते हैं उसके थ्रू लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको चेंज करके इसका उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा मिलने वाली गैस है, पर ये दूसरे नंबर की गैस है, क्योंकि पहले नंबर की तो नाइट्रोजन है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है वो मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त कराती है। ठीक है, तो जो मनुष्य है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और जो पशु है वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, जो भी हरे चीज़ें हैं, हरे पादप, प्रकाश संश्लेषण, तो द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मतलब जितने पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, प्रकाश मतलब सूरज की रोशनी के थ्रू क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है ना, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है समान बनी रहती है। ठीक है, और जब हम वृक्ष काटते हैं तो यही संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और हम क्या करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड देने का काम करते हैं, है ना। बट वही अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इससे संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, क्योंकि जितने भी हरे चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वापस देते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो मनुष्य और पशु जो है ना, वो किसके ऊपर, मनुष्य और जो पशु है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो हम इंसान हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जो पशु हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, बट जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो जो मनुष्य हैं और जो पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनकी मात्रा जो है पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, संतुलन जो है वो बना रहता है कि हम ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों का प्रयोग करने की वजह से जो संतुलन है वो क्या है ना, बना हुआ है। पर ये जो संतुलन है वो क्या हो सकता है, गड़बड़ भी हो जाता है। किसके थ्रू, जब हम कोयला जलाते हैं तब, खनिज तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तब, ईंधन को जलाते हैं तब, ये जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू क्या, जो भी गैस निकल रही है ना, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिलीज होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। बट जो भी हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना,
स्कूटी चला रहे हैं, 4 व्हीलर, ट्रक वगैरह जो भी गैसेस निकलती हैं वो सारा उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके वजह से प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। करोड़ों टन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, मौसम में और जलवायु में काफ़ी क्या होगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है ना तो धरती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, जो भी सूरज की रोशनी धरती पे आ रही है उसको रोक के रखना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहती ना तो जितनी भी सन की जो रोशनी, सन का जो ताप धरती पे आ रहा है वो सारा ताप वापस से चला जाता। पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है, जिसके वजह से रात का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारे यहाँ पर स्टेबल रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो सारा का सारा जो ताप है सन का वो वापस चला जाता, तो रात को क्या होता, हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा ना एटमॉस्फेयर में तो हमारा अर्थ जो है वो बहुत गर्म और बहुत गर्म होता जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आपने पढ़ा ही होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्या आप जानते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना तो ये क्या है ना, वायुमंडल में फैलकर क्या करती है, पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस को क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, सन की जो रोशनी है उसको सन यहीं पर रोक देती है, पृथ्वी पर रोक देती है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। और अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपने देखा होगा ग्रीन हाउस फार्मिंग भी होता है। क्या है ना, ग्रीन हाउस फार्मिंग देखा होगा, एक कांच का एकदम बॉक्स की तरह बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सन की रोशनी आती तो है पर सन की रोशनी जाती नहीं है, सन की रोशनी नहीं जा पाती, इसके वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा गर्म होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, उसको जो यहाँ के प्लांट्स वगैरह हैं वो इजीली अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और फास्ट भी ग्रो होते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो देखो देखा जाए तो अच्छी ही है ना, बट क्या होता है, अगर इसका अभाव पड़ जाए ना, अगर ये कम हो जाए तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी ना कि वहाँ पर रहना भी क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, पर जब कारखानों में से में से जो धुएं निकलते हैं तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। तो बढ़ने के वजह से क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है कि भाई जो भी सन की रोशनी आ रही है उसको रोक के रखना। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो वो क्या कर देगा, ज़्यादा सन की रोशनी को इकट्ठा करेगा, है ना, जिसके वजह से हमारा धरती जो है ज़्यादा गर्म होगी तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो भी बड़े बड़े जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं धरती गर्म होने के वजह से पिघल रहे हैं, जो ओशन है, सी है, उसका जो लेवल है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, किसके वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या करता है, रोल प्ले करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या होती है, पिघलने लग जाती है, जिसके वजह से समुद्र का जो जल स्तर है उसमें भी वृद्धि होती है। तटीय क्षेत्रों में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और जिसमें हमारा जो जलवायु है ये भी काफ़ी परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है ना, कुछ पौधे और कुछ पशु जो है वो लुप्त हो सकते हैं अगर इसी प्रकार से गर्मी हुई। और कोई जानवर ऐसे हैं जो गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा ही हमारा धरती जो है, जो अर्थ है वो गर्म होता रहा तो कुछ ऐसे पशु पंछी हैं, जो ऐसे एनिमल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्या होता है। यहाँ पे कुछ क्लिप्स वगैरह ऐड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायुमंडल की संरचना। ये जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, घोल के पी जाइएगा, क्योंकि इसमें से आपको हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है उसको 5 परतों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये जो परत है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पृथ्वी के सतह से स्टार्ट होती है। तो ये समझ लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के सतह से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट नंबर का कौन सा है, क्षोभ मंडल। सेकेंड नंबर कौन सा है, समताप मंडल। थर्ड नंबर मध्य मंडल। फोर्थ नंबर बाह्य मंडल। एंड फिफ्थ नंबर क्या है आपका, बहिमंडल। ठीक है, तो ये जो मंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये 5 के 5 जो परत है वायुमंडल के, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मतलब जो 5 दिए हैं तो पांचों में से एक ना एक तो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक साल क्षोभ मंडल आया तो नेक्स्ट ईयर समताप मंडल आएगा, नेक्स्ट ईयर मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिमंडल, सब के सब आते हैं एग्जाम में। तो ये पाँचों के पाँचों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चलो देखते हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है ना, ये जो परत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट परत है वायुमंडल की। ठीक है, ये जो परत है वो कितना किलोमीटर तक फैली है, 13 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, जो हम सांस लेते हैं ना, ये जो सांस लेने वाला जो वायु है ये इसी में पाया जाता है, किसमें, क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसके अलावा मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा, बारिश हो रही है, या फिर कोहरा पड़ रहा है, या फिर ओले पड़ रहे हैं, ये सारे इसके अंदर ही होती है। किसके अंदर, क्षोभ मंडल के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, कितना किलोमीटर तक फैला है, 13 किलोमीटर तक है। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं ये सारे क्षोभ मंडल में ही होंगी। ठीक है, क्लाउड्स वगैरह भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आया भी है एग्जाम में। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो समताप मंडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल जो है ना वो क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट आपका क्षोभ मंडल हो गया, तो सेकंड क्या है आपका, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है, समताप मंडल है। ये कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई पे फैला हुआ है, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लेयर है, ये जो परत है ना, वो बादल और मौसम संबंधित घटनाएं यहाँ पर नहीं होती है। मतलब कि यहाँ पे आपको कोई बादल भी दिखेगा नहीं, और कोई जो बारिश वगैरह भी होती है ये यहाँ से नहीं होती है, क्षोभ मंडल से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बादल और मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत एक अच्छा प्लेस माना जाता है। क्योंकि जब जहाज़ उड़ता है ना, तो अगर हमें बादल वगैरह रहेंगे तो वो तो देख ही नहीं पाएंगे रास्ता, है ना। तो कहीं पे भी गाड़ी को, जो अपना प्लेन है, कहीं पे भी उसको टकरा सकते हैं। तो उसके लिए कहाँ पर उड़ना पड़ेगा भाई, उनको पहुँचना पड़ेगा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे। पहुँचने के बाद जब ये समताप मंडल पे पहुँचते हैं तो आसमान एकदम क्लीन रहता है, एकदम आसमानी कलर का बादल रहता है, और यहाँ पर ही जो आपकी एरोप्लेन वगैरह है ये उड़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम समताप मंडल की एक और विशेषता की बात करें तो इसमें ओजोन गैस की परत जो है वो भी यहाँ पे ही होती है। ठीक है, ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ये परत क्या करती है, जो हमारी ओजोन गैस की जो परत है वो क्या करती है, सूर्य की जो रोशनी से आने वाली जो हानिकारक गैस है उससे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है समताप मंडल के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मध्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल कौन सी परत है भाई, ये तीसरी नंबर की परत है। ठीक है, और ये ठीक किसके ऊपर है, समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई में फैली हुई है, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैली हुई है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाले जो उल्का होते हैं ना, उल्का पिंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये यहाँ पर आके जल जाते हैं। ठीक है, तो जो उल्का पिंड है ना, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ऐसा दिखता है ऐसा जाते हुए। तो ये जो उल्का पिंड है ना, वो कहाँ से कहाँ, ऊपर से कहाँ पर आते हैं, अंतरिक्ष मतलब स्पेस से आते हैं मध्य मंडल तक। मध्य मंडल पे आने के बाद ये जल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये समताप मंडल में भी नहीं पहुँच पाते हैं और क्षोभ मंडल में भी नहीं पहुँच पाते हैं। अगर यहाँ पे पहुँचेंगे क्षोभ मंडल में तो क्या हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे, पता नहीं कौन से जगह पे ये गिरेगा, है ना। तो मध्य मंडल के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बाह्य मंडल। तो ये जो बाह्य मंडल है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचने पर क्या होता है,
ऊंचाई बढ़ती है ना, तो उसके साथ साथ तापमान भी क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, पर अब ऊंचाई पे जा रहा है तो ऊंचाई में क्या होता है, हवा कम हो जाती है। ठीक है, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल जो है ना, इस परत का ही क्या है, एक भाग है। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है, तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे ये फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए ये इस परत का उपयोग होता है। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, टीवी में जो सिग्नल आ रहा है, मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है, ये सब जो है रेडियो संचार जो होता है ना, वो किस में, कौन से परत में पाया जाता है आपका, तो ये आपका पाया जाता है बाह्य मंडल में। ठीक है, बाह्य मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे जो है ना, ये इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो ये मतलब कि रेडियो तरंगे जो है ऊपर से जाके वापस से हमारे अर्थ पे आती है, जिसके वजह से हमको हमारे रेडियो पे, टीवी पे सारे सिग्नल्स मिलते हैं और सारे चैनल्स को हम अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगे कहाँ पाई जाएंगी, ठीक है, लेयर नंबर 4 बाह्य वायुमंडल में। कहाँ पर, बाह्य वायुमंडल पे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके लिए इतना जोर दे रही हूँ। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं बहिमंडल। बहिमंडल सच्ची बता तो कभी नहीं आया है, ठीक है, पर कभी भी आ भी सकता है। तो 4 पढ़ा है आपने, तो 5वां भी पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को अगर देखें तो उसको बहिमंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर हम बात कर तो सबसे ऊपर वाला परत, तो सबसे ऊपर वाला परत कौन सा है आपका, बहिमंडल होगा, है ना। तो ये जो परत होती है ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, और ये जो है ना किससे बनी हुई है, हल्की गैसें यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। ये जो गैस है ना अंतरिक्ष में तैरती रहती है, तैरती यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, ये जो गैसेस हैं वो तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसको अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। क्षोभ मंडल फर्स्ट है, सेकंड है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होंगी, क्लाउड्स वगैरह क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगे। कितना किलोमीटर तक फैला है भाई, तो ये 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। जो भी वर्षा होती है, कोहरा, ओले वगैरह सब क्षोभ मंडल से ही होते हैं। सेकंड क्या है आपका, समताप मंडल। यहाँ पर ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैला हुआ है। इसमें कोई भी मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं, तो आसमान बहुत साफ होता है, जिसके वजह से एरोप्लेन वगैरह आसानी से उड़ाया जा सकता है। मध्य मंडल में क्या होता है, जो मध्य मंडल है वो तीसरा परत है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हुआ है, और उल्का पिंड जो है यहाँ पर आकर जल जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जो है वो किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है रेडियो तरंग के लिए। ठीक है, ये चौथा परत है। ठीक है, और लास्ट है आपका बहिमंडल। बहिमंडल में 2 गैसेस पाई जाती हैं जो हमेशा हवा में तैरती रहती हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था और ये तो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।